हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मंदिर निर्माण शैली। तो आज हम देखेंगे कि मंदिर निर्माण शैली में क्या है। तो मंदिर निर्माण शैलियों में मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और कौन कौन सी हैं? नंबर एक हो जाएगा नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। दूसरी एक शैली है जिसे कहा जाता है बेसर शैली। बेसर शैली। और तीसरी शैली है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। तो पहला जो नागर शैली है, इसका समय कब से कब तक था, यानी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच था। कब से कब तक? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। और अगर हम बात करें बेसर शैली की, तो बेसर शैली का भी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वह 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच। कब से कब तक? 8वीं से 13वीं शताब्दी। लेकिन अगर हम बात करें द्रविड़ शैली की, तो इसकी शुरुआत भी 8वीं शताब्दी में हुई, लेकिन इसका प्रभाव 18वीं शताब्दी तक रहा। कब से कब तक? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। अब हम देखते हैं पहले नागर शैली में। तो ये जो नागर शैली है, इसका नाम नागर शैली क्यों पड़ा? तो बेसिकली ये जो नागर है, इस प्रकार की शैलियों का जो मंदिर निर्माण हुए, इनका निर्माण सबसे पहले मंदिरों में हुआ। नगरों में, सॉरी, कहाँ पर हुआ? नगरों में। तो नगरों में निर्माण होने के कारण उन्हीं मंदिरों को कहा गया नागर शैली। कौन सी शैली कही गई? नागर शैली। यानी सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने वाले जो मंदिर थे उन्हें कौन सी शैली कही गई? नागर शैली कही गई। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका विस्तार था हिमालय से लेकर, कहाँ से? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक। कहाँ तक? विंध्य पर्वत तक। यानी विंध्य पर्वत मतलब कहाँ तक? एमपी तक। अर्थात इसका जो प्रभाव था, इस प्रकार की जो मंदिर निर्माण किए गए वो कहाँ पर किए गए? उत्तर भारत में। कहाँ पर? उत्तर भारत में। अब आइए देखते हैं कि जो नागर शैली है, उस नागर शैली में कौन कौन से मंदिर बनाए गए, यानी इसके उदाहरण। किसके उदाहरण? नागर शैली के। तो एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह किसके द्वारा बनवाया गया? केसरी राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? केसरी राजा के द्वारा। कब किया गया? 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक। तो पहला हमने देखा कि लिंगराज मंदिर जो है वह नागर शैली में बना हुआ एक मंदिर है। कहाँ पर बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है? केसरी राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक। अगला दूसरा देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। और यह कहाँ है? यह भी उड़ीसा में ही है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह भी कहाँ पर है? यह भी उड़ीसा में ही है। ठीक। अगला दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। और ये जो दिलवाड़ा मंदिर है यह किस पर्वत पर बना हुआ है? तो आबू पर्वत पर इसका निर्माण किया गया है।
और ये आबू पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में अरावली पर्वत पर। ठीक, अब देखते हैं अगला, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, और जो ये सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, तो हमने देखा कि नागर शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। एक हो गया लिंगराज मंदिर, दूसरा जगन्नाथ मंदिर, तीसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, चौथा दिलवाड़ा मंदिर, और पांचवा हो गया सोमनाथ मंदिर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मंदिर हैं वह किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। तो पहला हो गया लिंगराज मंदिर, कहाँ पर बना हुआ है? उड़ीसा में। दूसरा जगन्नाथ मंदिर, यह भी उड़ीसा में है। तीसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह भी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। तो अब देखते हैं अगला, बेसर शैली। तो ये जो बेसर शैली है इसका कार्यकाल कब से कब तक है? इसका कार्यकाल है 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, अर्थात इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो कब से कब तक रहा? 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच। अब अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जो बेसर शैली है इसका विस्तार है विंध्य पर्वत से लेकर, कहाँ से कहाँ तक? विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच। कहाँ से कहाँ तक? विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसमें इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। और ये जो बेसर शैली है इसको एक नाम और दिया गया है जिसे क्या कहा जाता है? चालुक्य शैली। कौन सी शैली? चालुक्य शैली, जिसका एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। तो चालुक्य शैली इसका नाम है। किसका नाम है? बेसर शैली का। क्यों? क्योंकि इसका जो जन्म दिया गया, बेसर शैली का जो जन्म किया गया वह किसके द्वारा किया गया? चालुक्य वंश के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? चालुक्य शैली। और ये जो चालुक्य शैली है इस चालुक्य शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है दोनों का प्रभाव मिलता है। किसका किसका? नागर शैली और द्रविड़ शैली, अर्थात नागर शैली और द्रविड़ शैली को सम्मिलित करके ही एक नई शैली बनी। कौन सी? बेसर शैली। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया? विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, अर्थात मध्य भारत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्य भारत। ठीक, अब देखते हैं इसके उदाहरण। किसके उदाहरण? बेसर शैली के उदाहरण। तो बेसर शैली में जो मंदिर बनवाए गए उसमें है वृंदावन का वैष्णव मंदिर। कौन सा? वैष्णव मंदिर। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं आप, द्रविड़ शैली। तो ये जो द्रविड़ शैली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक, अर्थात कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत। ठीक, तो द्रविड़ शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, अर्थात दक्षिण भारत में। और ये जो द्रविड़ शैली है इसका जन्म किसके द्वारा किया गया? तो इसका जन्म किया गया पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव वंश के द्वारा इसका जन्म किया गया। अब अगर हम बात करें कि जो ये पल्लव वंश है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो आप आंसर में क्या बताएंगे? सिंहवर्मन चतुर्थ। क्या नाम था? सिंहवर्मन चतुर्थ। और इसने राजधानी क्या बनाई? कांचीपुरम। क्या बनाई? कांचीपुरम। पल्लव वंश के द्वारा किस शैली का जन्म किया गया? द्रविड़ शैली। ठीक, अब ये जो द्रविड़ शैली है यह पीक पे पहुंच गया किस कार्यकाल में? किस वंश के समय? यह चोल वंश के समय। किस वंश के समय?
चोल वंश के समय अपने पीक पर था, अपने सबसे ऊंचाइयों पर था। कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। अब बताइए कि जो ये चोल वंश है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है विजयालय। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी तंजौर। क्या थी राजधानी? तंजौर। ठीक, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय और राजधानी क्या बनाई थी? तंजौर। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। किस शैली के? द्रविड़ शैली के। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर में है। ठीक, किस शासक के द्वारा बनाया गया? राज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, जो कि एक चोल शासक था। कौन सा शासक था? चोल शासक था। तो हमने देखा कि मंदिर निर्माण शैलियों में मुख्यतः कितनी है? 3 है। नंबर 1 नागर शैली, नंबर 2 बेसर शैली और नंबर 3 हो गया द्रविड़ शैली। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से मंदिरों का नाम लिखे रहेंगे और उसमें से आपको कोई एक पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन नागर शैली के अंतर्गत आएगा। फिर अगले क्वेश्चन में आ जाएगा बेसर शैली के अंतर्गत कौन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है आ जाएगा द्रविड़ शैली के अंतर्गत कौन सा मंदिर आएगा। तो आपको आंसर इसी में से कोई एक मिल जाना चाहिए। लिंगराज मंदिर, नागर शैली, जगन्नाथ मंदिर, कोराड़ का सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर, और एक हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। एक इसमें आ जाएंगे नागर शैली में। वृंदावन का वैष्णव मंदिर बेसर शैली में, जो कि मध्य भारत का है। और बृहदेश्वर मंदिर जो कि दक्षिण भारत का मंदिर है, किस शैली के अंतर्गत? द्रविड़ शैली के अंतर्गत आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एक और शैली। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। पंचायतन शैली किसे कहा जाता है? तो जो पंचायतन शैली है, इसकी पहचान ये है कि एक मुख्य मंदिर होगा बीच में और इसके चारों तरफ सहायक मंदिर होंगे। तो इस शैली में जो मंदिर बना होगा उसको कौन सी शैली कही जाएगी? पंचायतन शैली कही जाएगी। अब इसके देखते हैं उदाहरण। क्या उदाहरण? तो पहला आप याद रखिए, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है, अर्थात एमपी। कहाँ पर है? खजुराहो एमपी में है। अगला ब्रह्मेश्वर मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है, यानी उड़ीसा में है। अगला लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है, अर्थात एमपी में हो जाएगा। अगला लिंगराज मंदिर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है। किस शैली के अंतर्गत आएगा? पंचायतन शैली के अंतर्गत भी आएगा। एक महत्वपूर्ण मंदिर है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ यानी यूपी में है। ठीक, अगला हो जाएगा गोडेश्वर मंदिर। गोडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो मंदिर है वह किस स्टेट से बिलोंग्स करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह किस
राज्य से संबंधित है, किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको आंसर में क्या बताना है, एमपी। ब्रह्मेश्वर मंदिर का हो जाएगा उड़ीसा। लक्ष्मण मंदिर का क्या है, एमपी। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर, यानी ये भी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर यूपी यानी देवगढ़ में है। और गोडेश्वर मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो अब आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में और आगे के टॉपिक्स जो भी होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।